नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का वापस स्वागत है और एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ हम वापस आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो पिछले लेक्चर में आप सभी ने कुछ बेसिक मैथ्स की जानकारी देख ली थी। हम एक सटीक चीज़ें ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कोई हमें ऐसी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़े, है ना। हमें वही चीज़ें पढ़नी है जहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सके, हम उसको इजी वे में कर सके। बिल्कुल क्लियर। बाकी के लिए तो चीज़ें भरी पड़ी है, आप सभी जानते हो कितने सारे सोर्स से अपन पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर आए हो तो 100% कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। और खैर, एक फिजिक्स का सबसे बड़ा स्तंभ, एक पिलर हमने देख लिया था कैलकुलस, और दूसरा जो पिलर है, दूसरा जो व्हील है फिजिक्स का, वो है आपका वेक्टर, जिनके बिना क्वेश्चन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होंगे। यदि हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, यदि हम दिशाओं के ज्ञान को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? वेक्टर आएगा। तो चलिए शुरू करें आज का नया कार्यक्रम। वेक्टर क्या होता है? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज जो रहती है, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि कुछ भी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, सभी कुछ ले लो, है ना। ये अलग अलग टाइप्स की रहती है। एक तो हमने देखी थी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, ये यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ी जाती है। ये जो थी वो बेसिकली यूनिट के बेसिस पर थी, है ना। वो मतलब कि डिपेंडेंसी के आधार पर थी कि वो किसके ऊपर डिपेंड है या नहीं है। अगर किसी पर डिपेंड नहीं है तो वो फंडामेंटल हो जाती थी, और किस पर डिपेंड होती थी, यानी कि जो फंडामेंटल पर डिपेंड है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती थी। सेम अगर यहां पर चले और हम यहां पर देखते हैं कि डायरेक्शनल बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी टाइप की रहती है, ये होती है दो टाइप्स की। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की। और दो टाइप कौन कौन से रहते हैं? एक तो होता है बच्चों स्केलर, और दूसरा होता है वेक्टर। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ वेक्टर का इंट्रो रहेगा। बहुत ही कम समय में हम पूरा वेक्टर का इंट्रो खत्म करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम सीखेंगे वेक्टर के एडिशन और प्रोडक्ट, और तीसरे लेक्चर में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। हमारा काम खत्म, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले चलिए आज शुरू करते हैं किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर होता क्या है, इसकी जानकारी से पहले हमें यह देखना होगा कि स्केलर क्या होता है। स्केलर, है ना। तो फर्स्ट हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो देखिए, स्केलर। अब क्या होता है स्केलर? ध्यान से देखो। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी रहती है जिनका मैग्नीट्यूड तो रहता है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहती है। सर कैसे? बताओ। देखो, अब मैंने मान लो अभी कुछ लिख देते अपन। जैसे मैंने यहां पर लिखा, कोई टाइम लिखा, टाइम मैंने लिखा 5 सेकेंड। क्या लिखा? 5 सेकेंड। 5 जो हो गया वो तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, सेकेंड जो हो गया वो हो गया इसकी क्या? यूनिट। क्या हो गई? यूनिट। अब रही बात डायरेक्शन की। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं यहां से आगे बढ़ा 5 सेकेंड में। क्लियर? कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में। तो अपन, आप ये नहीं पूछोगे कि सर 5 सेकेंड किधर से। क्लियर? तो टाइम बताने के लिए आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे कि मैं एक दूसरी चीज पूछता हूं, ठीक है। अब मेरे पास मान लो ये पीछे की स्क्रीन है, या कोई एक ये पेन ले लेते हैं। इस पेन पर मैं फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का। बताओ ये किस तरफ खिसका? क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। आप ये पूछोगे कि सर आपने फोर्स किस तरफ लगाया है। सर आपने फोर्स यहां से इस तरफ लगाया, या ऊपर से नीचे की तरफ लगाया, या नीचे से ऊपर की तरफ लगाया, किस तरफ लगाया? आपको इसमें देखो, मैग्नीट्यूड भले ही दे रखा है 5 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन डायरेक्शन भी जाननी जरूरी है। तभी आप बता पाओगे कि ये पेन किधर से खिसका है या किस तरफ खिसका है। किस तरफ बोल दिया मतलब कि इन विच डायरेक्शन, और यही चीज क्या होती है? डायरेक्शन। तो समझ में आ गई डायरेक्शन की जरूरत हमें किन फिजिकल क्वांटिटी में पड़ रही है और किन फिजिकल क्वांटिटी में नहीं पड़ रही है। जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। और इसी के साथ एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं? ये सभी आते हैं स्केलर क्वांटिटी में। और रही बात वेक्टर की, तो वेक्टर में मैंने अभी आपको बताया कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ गई तो वो क्या होता है?
वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। बहुत ही शानदार, अच्छे तरीके से आपने, उम्मीद करते हैं दोनों का बेसिक बातें क्या होती हैं और क्या नहीं होता है, क्यों जरूरत पड़ी, ये आपने सीख लिया होगा। चलिए, तो वेक्टर में जैसे कि अपन ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब है कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब कहाँ किसकी कैसे जरूरत पड़ती है, ये जब अपन आगे मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे वहां पर इन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो चलिए और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। अगला जो आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है? एक मिनट, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को बुक्स में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखो, वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एंड आगे का जो एरो का जो भाग रहता है वो कहलाता है आपका हेड, और पीछे का जो भाग रहता है वो क्या कहलाता है? टेल। क्लियर? ये जो एरो से आपको डिनोट कर रखा है यहां पर देख लीजिएगा, आपके सामने एरो जो बनाया हुआ है ना। जो आगे का जो भाग है वो क्या है? आपका हेड, और जो पीछे का जो भाग है उसे अपन क्या कहते हैं? टेल। और यह जो लेंथ है ना, यही लेंथ इस वेक्टर का क्या बताती है? ये बताती है मैग्नीट्यूड। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो आप चाहो तो ये सारी चीजें नोट भी कर सकते हो, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हो, चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, भले कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज्यादा ही नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। तो और कभी भी बुक्स में लिखा हुआ आता है तो वो बेसिकली वो वेक्टर ए कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा ए, और ए के ऊपर आपका बन जाएगा एक एरो, या फिर बोल्ड राइटिंग में भी बोल्ड फॉन्ट जो आते हैं उसमें भी लिखा हुआ हो सकता है। यह भी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल। और आगे बढ़िए नेक्स्ट, बहुत शानदार। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से बताया जाता है, जैसे यहां पर देख लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस है, दूसरा आपका है वाई एक्सिस, है ना। तो और यहां पर ये जो लाइन दे रखी है ये है वेक्टर ए। ये जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल बच्चों बन रहा है थीटा के साथ। सॉरी, ये जो थीटा जो है वो किसके साथ बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। बिल्कुल क्लियर, आ गई बात समझ में? जी, है ना। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये था अपना बुक में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी आपको बोल्ड फॉन्ट में भी मिल जाएगा, या फिर ए के साथ एरो दिया हुआ रहेगा, ए बी सी डी जो भी हो, व्हाटएवर, है ना। तो अलग अलग होते हैं। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर को रिप्रेजेंट हम हमेशा किससे करेंगे? एरो से, और एरो की लेंथ हमेशा क्या बताएगी? उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट, अगला जो बिंदु आपका आता है वो क्या है? देख लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये हम कैसे निकालेंगे? देखो, एरो का आगे का भाग क्या होता है? हेड। पीछे का भाग क्या होता है? टेल। तो हमेशा अगर दो वेक्टर और उनके बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो वह एंगल हमेशा दोनों वेक्टर की टेल के बीच में बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर मान लो ये हेड बना दिया और दूसरा हेड ये कुछ इस तरफ है, और यहाँ पर आप एंगल अगर निकालने बैठोगे तो ये चीज़ हमेशा क्या होगी? गलत। क्लियर? ये रॉन्ग रहेगा, इस तरह से कभी नहीं निकलता है। आपको हमेशा टेल से टेल ही मिलानी पड़ेगी। ये दूसरा है तो इस लाइन को आपको यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, और यही एंगल क्या होगा? थीटा। तो हमेशा टेल टू टेल मिलनी चाहिए। गाना सुना होगा, ताल से ताल मिला, है ना। तो वहां पर यही है, टेल से टेल मिला। ठीक है, दोनों टेल अगर मिल गई और उन टेल के बीच में हमेशा हमारा क्या बनता है? एंगल, है ना। तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल की बात कर दी जाए तो क्या होगा? उनका टेल से टेल मिलाएंगे और उनके बीच का एंगल, यही क्या कहलाएगा? आपका वेक्टर एंगल, यानी कि दोनों के बीच का। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का। बिल्कुल क्लियर? यस सर। तो देख लेना है आपको, ये भी पढ़ लीजिएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे प्लेस्ड टेल टू टेल, है ना। लाइन लिखी हुई है, आप बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं हम। अगला, चलो एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर दे रखा है इसी एंगल से रिलेटेड। टू वेक्टर्स ए बी सी आर शोन इन फिगर
फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड सी, इन तीनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन, इजी गोइंग। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बना देते हैं, देखना ध्यान से किस तरह से बनाऊंगा मैं, ये देखो आप, एक लाइन ये ले ली अपन ने, एक लाइन ये ले ली। देखो एक्स एक्सिस के साथ ए का एंगल 30 डिग्री है, एक्स एक्सिस का बी के साथ एंगल भी 30 डिग्री है, और एक्स एक्सिस के साथ सी का एंगल भी 45 डिग्री है। तो यह तीनों आपको एंगल यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। तो अपना ये वाला हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस। सबसे पहले अपन यहाँ पर ले लेते हैं, देख लीजिएगा, वेक्टर ए, ये हमने बना दिया वेक्टर ए, ये आपका ए बन गया, और ये एंगल कितना बन रहा है हमारा, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। क्लियर। बी यहाँ से बन रहा है, ये रहा बी, और यह भी एंगल आपका बन रहा है 30 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और सी की बात करते हैं यदि, तो सी आपका 45 डिग्री बन रहा है। हालांकि देखो एंगल ज़्यादा हो गया, पर कोई नहीं, अपने नॉर्मल मेजरिंग ले रहे हैं यहाँ पर। और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री। कौन, एंगल सी। क्लियर। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं, देखो अब हमने क्या किया, तीनों के टेल से टेल ये हमने मिला दी। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए और बी के बीच का एंगल, तो ए ये रहा, बी ये रहा आपका, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, तो फर्स्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 30 + 30 कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री। यह आ गया किसके बीच का, ए और बी के बीच का। दूसरा क्या पूछा है, बी और सी के बीच का एंगल बताइए। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ सी का कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 45 डिग्री। और इसका बी के साथ कितना बन रहा है, एक्स एक्सिस का 30 डिग्री। तो 45 माइनस आप क्या कर लोगे, 30। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 5 यहाँ पर बच गए, और 4 - 3 कितना होता है, 1, यानी कि 15 डिग्री। क्लियर। तो बी और सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 15 डिग्री। आ गई बात समझ में, जी सर बिल्कुल ठीक है। और ए और सी के बीच की अगर बात करें, तो 30 + 45 आप अगर जोड़ देते हैं दोनों को, तो ये आपका आ जाएगा ए और सी के बीच का एंगल 30 + 45, और ये कितना होता है 5, और ये कितने हो गए 4 और 3 7, 75 डिग्री आपका आंसर आया। आ गई बात समझ में। क्या किया, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर उठाया है जो कि हमने पहले यहाँ पर देखा है। क्या देखा कि टेल से टेल हमको मिलाने हैं, तो हमें पता पड़ जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल क्या आया है। बिल्कुल जी सर, 100%। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है, कुछ अलग अलग टाइप्स के वेक्टर। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका नाम आ रहा है वो है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर, या फिर इसे हम अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं। और यह एक के साथ दूसरा जो है वो अगर इस तरह से बना दिया जाए तो यह वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटी पैरेलल। क्लियर। तो नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। ए - ए वाले के साथ मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो उस कारण यह माइनस लग गया। दूसरा जो टाइप यहां पर दे रखा है वो है इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम और दोनों की डायरेक्शन भी सेम, तो ये किस में आ जाएंगे, इक्वल वेक्टर में। और साथ ही साथ यह दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, पैरेलल वेक्टर। आ गई बात समझ में, जी सर बिल्कुल आ गई। और आगे बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका आता है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि यह अगर सेम लाइन पर रखे हुए हैं, है ना, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, कोलिनियर वेक्टर। कौन से वेक्टर कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। और यही अगर सेम वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है
वो सेम जा रहा है ना। जैसे ए का भी ये वेक्टर, बी का भी ये ओ, सी का भी वेक्टर ओ, डी का भी ओ ही रहेगा। तो सभी वेक्टर का जो ओरिजिन पॉइंट जो रहता है, जहां से उनका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, वो अगर एक ही है तो इसे हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। कौन से वेक्टर कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर। आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। और आगे बढ़े, अगला जो बिंदु आता है वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है? कोप्लेनर का वेक्टर मतलब होता है कि वो वेक्टर जो कि हमेशा एक ही प्लेन पर हो, है ना। तो वो सब किस में आ जाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर में आ जाते हैं। कौन से वेक्टर में आते हैं? कोप्लेनर वेक्टर में। आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो किस किस के बारे में पढ़ा? ये छोटा सा लेक्चर था जो किसके बारे में था? वेक्टर का जो इंट्रो के मतलब वेक्टर होते क्या हैं, वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर के टाइप्स, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब नेक्स्ट जो अपना लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके कुछ रूल, और उसके बाद हम प्रोडक्ट देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो दोनों प्रोडक्ट के बाद हमारा वेक्टर भी हम यही खत्म कर देंगे। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। वहां से अपनी मेन फिजिक्स आपकी स्टार्ट होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन जरूर समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। गुड बाय।